देखो एक बार यस हम ब्रीफ कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में जो आपका टॉपिक है कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें हमें पढ़ना है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में। अभी टेक्स्ट बुक का भी हम पीडीएफ निकाल रहे थे, लेकिन देख रहे थे टाइम लैप्स कर रहा है, तो टेक्स्ट बुक के टॉपिक से भी हमें मैच करना था। ठीक है, ओके। तो ये आपका यस एडिक्वेट है, इसको देख करके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और जो मैंने नोट्स शेयर किया था वो काम का है या नहीं? यस सर। हाँ, तो आप इसको देखते हुए, मैं YouTube पर डाल दूंगा, और इसको देखते हुए आप अपने तरह से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि आपको याद करने में सुविधा हो, क्योंकि सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट जो है आपको याद भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए ध्यान में रखते हुए इसको आगे करना है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिस्कस करना था इस चैप्टर में, ये भी हो गया है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, ये भी हो गया है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, उसका एक्सप्रेशन सीरीज एंड पैरेलल हो गया। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी, ये भी डिस्कस किया था मैंने। एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक था लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर्स एंड पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसका मॉड्यूल्स भी मैंने सेंड किया था, फिर भी आज हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग फैक्टर, इसको मैंने डिस्कस किया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और वैन डी ग्राफ जनरेटर नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट इसको समझने के लिए जस्ट हाँ, ये समझिए कि कंडक्टर को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस कर देते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, ये आपको समझना है। सो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, when a conductor placed in external electric field, then we have to study about its behavior. फर्स्ट केस है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर बिकम्स जीरो। ये एक क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाई इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, प्रूव दिस। कई बार पूछता है व्हाई, फिर पूछ सकता है प्रूव करो कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा यूजिंग गॉस लॉ। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये समझिए कि व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, द free electrons get drifted towards the positive plates or in the opposite direction of electric field, and leaving that spots positive, जिस स्पॉट से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। मान लीजिए कि जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तब ये सारा सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा था, और इसलिए उस केस में ऑल ओवर द मैटर, ऑल ओवर द बल्क ऑफ द मैटर, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही हम इस प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस मटेरियल में, या ये कंडक्टर अभी है, ये हम कंडक्टर का डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज अ कंडक्टर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट्स और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर्स एज प्लस एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर्स एज माइनस। तो इस फेज पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस फेज पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल दिस कंडक्टर हैज जीरो नेट चार्ज ओवर इट इन द बल्क ऑफ इट, बट if you look at the particular portion of this conductor, you will see that this conductor has equal and opposite charge over the opposite faces of this conductor because of external electric field. Electron moves in opposite direction of electric field, and while positive charge tends to move away from the electric field. So this is the positive and this is equal and opposite amount. It means in the bulk of conductor, a dielectric system is generated, and we can say that there is a dipole moment, electric dipole moment in the conductor when placed in external electric field, और ये induced dipole moment होगा।
जैसे इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकाल देते हैं तो अपने आप ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फिर इंटरमिंगलिंग होगा और फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा एंड डायपोल मोमेंट विल डिसअपीयर। इस घटना को हम पोलराइजेशन भी कहते हैं। अब आइए, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं पूरा। So at equilibrium, the electric field due to polarization becomes equal to the applied field. Therefore, ये देखिए, ये E नॉट जो हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ओवर दिस प्लेट्स एंड नेगेटिव चार्ज ओवर दिस प्लेट्स। लेकिन जब इंटीरियर ऑफ कंडक्टर में हम जाते हैं तो देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन और ड्यू टू इंडक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, that means this part to this part. The polarized electric field or induced electric field will be opposite the direction of external electric field, E naught. So net electric field inside the conductor will be zero. क्यों? इसका मतलब ये हो गया कि EP and E naught are equal and opposite in magnitude. क्यों कहोगे E naught equal होगा और EP? क्योंकि जितना चार्ज इस पर अभी एपियर हो रहा है उतना ही चार्ज यहाँ इंड्यूस्ड होगा इन केस ऑफ कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक में उतना नहीं इंड्यूस होता है क्योंकि कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो ये समझना होगा, इसीलिए जितना चार्ज यहाँ है उतना ही नेगेटिव यहाँ पर भी एपियर हो रहा है और जितना चार्ज यहाँ नेगेटिव है वहां उतना ही इस पर पॉजिटिव एपियर हो रहा है। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite in direction. That's why net sum of electric field inside the conductor will be zero. ये आपको ध्यान में रखना होगा। So the net electrostatic field inside the conductor is zero. और बार-बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ electrostatic field, not electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो अवस्था में होता है, डायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये सारा स्टेटमेंट सही होगा, डायनामिक के नहीं। डायनामिक में क्या होगा कि अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। जब करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं तो उसके इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन स्टैटिक स्टेट में कंडक्टर हैज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ इट। ओके, तो ये मुझे लगता है ये समझ में आ गया। इसी से एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि प्रूव दैट इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करते हुए प्रूफ करने के लिए कहेगा, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब आगे है दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर। अब चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैं इसको एडमिट कर लेता हूं, इसको बाद में सेटअप कर दूंगा कि एडमिट करने की जरूरत नहीं हो। हाँ, अब देखो, अब एक क्वेश्चन बनता है कि शो दैट अ चार्ज कंडक्टर in a charge conductor in the interior of conductor electric field is zero and on the surface of conductor electric field is perpendicular to the surface of conductor। ये हमें प्रूफ करने के लिए कहेगा। तो यहां भी गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं और इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। जरा ये ध्यान दीजिए, आपका ये क्वेश्चन है जो देखो व्हाइट कलर में लिखा हुआ, इसी से क्वेश्चन बनता है। इसी को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ऐसा होता है, आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। तो ये प्रूफ करना है। इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस का यूज करते हैं, ठीक है, और उसी से ये प्रूफ हो जाता है। अब मान लीजिए कि हम इसको ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो हम उसके अपोजिट में लेके चलते हैं कि इफ पॉसिबल लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने मान लिया कि यदि ये संभव है, ये तो प्रूफ करना ही है कि हमें ये परपेंडिकुलर होगा, तो बाद में हम प्रूफ कर लेंगे कि थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा अजम्पशन है कि लेट अस कंसीडर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ कंडक्टर, देन a component parallel to the surface of conductor
component of electric field parallel to the surface of conductor will be E cos theta. देखो इस डायरेक्शन में E cos theta होगा और जबकि इस डायरेक्शन में E sin थीटा होगा। तो हमें E sin थीटा से मतलब नहीं है, E cos थीटा को लेके चलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव चार्ज, सभी लोग अपने मोबाइल को म्यूट कर लो। तो पॉजिटिव चार्ज विल टेंड्स टू मूव इन द डायरेक्शन E cos थीटा। इसका मतलब ये हो जाता है कि अपने आप चार्ज विल फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन इट्स ओन without supplying potential difference across the conductor. Charge over the surface of conductor can move from one place to another place if we consider that electric field is not perpendicular to the surface of conductor, जो कि मैंने consider कर भी लिया है कि electric field makes an angle theta with the surface of conductor. In that case, one of the horizontal component of electric field tends to drive the positive charge or charge on the surface in the direction of this component, and hence we will get electric current without giving any other form of energy. It means this violates energy principle conservation principle. So ये संभव नहीं है, ये गलत होगा। तो अब आगे हम एक्सप्लेन करते हैं कि यदि चार्ज पॉइंट यहां से मूव करके यहां आ गया, इसको मूव कौन कराया? E cos थीटा मूव कराया। से चार्ज इज क्यू हियर, और इसको हम कन्वीनियंट के लिए एक पॉइंट यहां ले लेते हैं, पॉइंट ए, और यहां ले लिए पॉइंट बी। हाँ जी, तो ये पॉइंट बी हो गया। तो चार्ज Q विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और इसको मूव कौन कराएगा? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स QE cos theta, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। So this charge will experience a force QE cos theta. As charge move from point A to B, so there will be a potential difference. लेकिन हमने कहा था कि कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करता है, because everywhere charge equally distributed और symmetrical conducting surface पर, तो potential difference will be zero between point A and B. So due to zero potential difference, work done is equal to zero. So force is equal to QE cos theta. Displacement A to B हो गया dr, तो QE cos theta into dr equal to potential difference into charge equal to work done, यानी कि QE cos theta into dr equal to zero। और ऐसा होने से क्या हो गया कि Q नॉन जीरो है, वो कभी जीरो हो नहीं सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉन जीरो है, वो भी जीरो नहीं हो सकता है। देन cos थीटा इक्वल टू जीरो, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया कि ये परपेंडिकुलर होता है। हमने अज्यूम करके चला कि ये परपेंडिकुलर नहीं होता है, लेकिन जब आप उसको कैलकुलेट किए तो अपने आप आ गया कि इट इज परपेंडिकुलर। तो यही समझना है कि सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग एट एन एंगल other than 90 degree, then there will be a component E cos theta acting along the tangent or parallel to the surface of charge conductor at that point, and to the surface, which will tend to accelerate the charge on the surface, leading to a surface current without giving any external energy in any other form. So without giving energy, and you will get electric current or surface current. This will violate energy conservation principle. Now let us check out. But there is no surface current in the electrostatics. लेकिन surface current वहां है ही नहीं, और अगर surface current है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि work done by this component of electric field in moving the charge on the surface from one point to another point is zero. So QE cos theta into dr equal to zero. इसलिए cos theta equal to zero, क्योंकि dr जीरो नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है, चार्ज जीरो नहीं हो सकता है, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू जीरो, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। इसको आप अच्छी तरह से फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे। मैं इसको YouTube पर डाल दूंगा, इसलिए ध्यान दे करके इसको आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट है नेट चार्ज। ये फिर एक क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट
नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। अगर किसी कंडक्टर पर कोई चार्ज Q हम प्लेस कर देते हैं ऑन द सरफेस, तो कहता है कि नेट चार्ज ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर विल बी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर विल बी जीरो। इसका मतलब जो भी चार्ज हमने दिया Q, तो वो केवल सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर होकर रह जाएगा, इंटीरियर में नहीं जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए हमें क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूव दैट अ चार्ज कंडक्टर हैज net zero charge in the interior of conductor or no charge in the interior of conductor. Prove it using Gauss law. यहाँ प्रूफ करेंगे। तो हम स्टार्टिंग इसको ऐसे करेंगे, से दिस इज अ कंडक्टर, जिसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ दे रहे हैं। ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। देखो ये जो अभी टॉपिक है यहाँ, उसका फिगर ये है कि मान लीजिए इस पर कोई चार्ज हमने Q दे दिया, तो टोटल चार्ज उसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर में चार्ज गया ही नहीं। इसका मतलब इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर चार्ज इज जीरो। याद रखना कंडक्टर की बात कर रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर में इंटीरियर में चार्ज जीरो नहीं होगा। अगर उसके सरफेस पर चार्ज Q हम दे देते हैं इंसुलेटर के सरफेस पर, तो उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन द बल्क और इन द इंटीरियर रीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट इन केस ऑफ कंडक्टर, it gets symmetrically distributed over the surface of conductor only, but it is not distributed in the interior of conductor. तो हमें प्रूफ करना कि in the interior of conductors, a charge conductor, no net charge is there in the interior of conductor. तो प्रूफ करने के लिए हमें स्टार्ट करना है concept of electric flux से। So net charge in the interior of conductor is zero. We have to prove it. Let us consider the charges are temporarily separated. अब देख लीजिए, अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में या उस पर चार्ज हम देते हैं, तो वो टेम्पररीली सेपरेट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे। सो बट टोटल चार्जेज ऑफ द सिस्टम इज जीरो। लेकिन इस पर टोटल चार्ज हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ये इंडक्शन की वजह से हुआ कि अगर इसको किसी कोई दूसरे चार्ज बॉडी के करीब लाते हैं, तो इस पर क्या होगा कि इस फेज पर इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होगा, इस फेज पर इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज होगा, बट नेट चार्ज ओवर दिस कंडक्टर इज जीरो। इन दैट केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। दैट मींस गॉसियन सरफेस के द्वारा जो चार्ज को इनक्लोज किया गया, नेट चार्ज इज जीरो। तो चूंकि इधर नेट चार्ज जीरो हो रहा है, इसलिए फ्लक्स इक्वल टू जीरो, और फ्लक्स इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ई। So electric field E dot ds equal to zero. Therefore, electric field is zero because ds is non-zero. So electric field is zero. This indicates that electric field in the interior of conductor is zero. Therefore, जो कि हम पहले ही हम प्रूफ कर चुके हैं कि electric field in the interior of conductor is zero. और चूंकि electric field in the interior of conductor zero है, तो charge in the interior of conductor will be zero. क्योंकि पहले केस को हम प्रूफ कर चुके हैं। We know that electric field in the interior of conductor is zero in electrostatic state. Therefore, flux will be zero. So phi E equal to Q upon epsilon naught. Phi E is zero. Therefore, Q upon epsilon naught equal to zero. Therefore, Q equal to zero. This proves. दूसरा क्या है? फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा उलट करके हम देते हैं कि कहेगा कि चार्ज गिवन onto the surface of conductor is always distributed or resides on the surface of conductor. इसका दूसरा लैंग्वेज ये भी हो गया कि जो भी चार्ज हम कंडक्टर पर देते हैं, वो सरफेस पर ही रह जाता है, इंटीरियर में नहीं जाता। मतलब पहले वाले क्वेश्चन का ही एक दूसरे लैंग्वेज में ये एक ही बात दिया गया। इसको भी गॉस लॉ का यूज करते हुए प्रूफ करना है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि कंडक्टर इज गिवन सम एक्सेस चार्ज Q, तो हमें चेक करना है कि चार्ज विल इज देयर एनी चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। वी हैव टू चेक आउट। हमने तो चार्ज दे दिया कंडक्टर पर Q, तो क्या ये चार्ज अंदर में भी गया क्या? इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्ट करेंगे एक गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड द कंडक्टर। जैसे ये डॉट 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 लाइन देख रहे हो, ये गॉसियन सरफेस है। तो जब गॉसियन सरफेस हमने बना लिया है, तो अब हम इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हम एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। Electric flux will be phi E equal to integral over the closed surface into E dot ds, and this must be equal to Q upon epsilon naught.
अब हम जानते हैं पहले वाले प्रीवियस नॉलेज से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो. तो electric field in the interior of conductor is zero, therefore flux in the interior of the Gaussian surface is zero, or flux through the Gaussian surface just inside the conductor is zero. So flux जब zero हो गया तो Q in the interior of the Gaussian surface will be zero, or net charge enclosed by the Gaussian surface will be zero. यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया. तो आप इतने ही शॉर्टकट में आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा वेल ड्राफ्टेड है और बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं किया हुआ है. अब आगे देखें इलेक्ट्रिक. अब दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर में इसी से पूछा जाएगा कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर द इंटायर कंडक्टर. यानी कि अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिस्कस किया. अब कहते हैं कि कोई चार्ज कंडक्टर है तो व्हाट अबाउट इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर. तो चूंकि इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट. E is zero. Now we have to check out whether electric potential is zero or not. तो हमें फॉर्मूला वो अप्लाई करना है. We know that dV upon dr minus dV upon dr equal to E, but here E equal to zero. Therefore minus dV upon dr equal to zero, or dV upon dr equal to zero. और हम जानते हैं जिस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है इसका मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होगा. तो V का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू R जीरो आ रहा है, इसका मतलब V is constant. This implies that in the interior of conductor, charged conductor, electric potential remains constant. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आगे है surface charge distribution may be different at different point. अगर कंडक्टर का सरफेस का शेप सिमेट्रिकल नहीं है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकता है एट डिफरेंट पॉइंट. मतलब ये कि सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी हायर वेयर सरफेस एरिया इज लोअर. तो पॉइंटेड पार्ट का सरफेस एरिया बहुत कम होगा, इसलिए पॉइंटेड पार्ट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगा. यानी जहां का कर्वेचर मिनिमम होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होगा. और इसलिए आप देखें कि इस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी मिनिमम है. इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगा. जबकि टोटल पर चार्ज हमने क्यू दिया वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट दिस पॉइंट. और इसको चेक आउट करने के लिए आप ऐसा चेक कर सकते हो कि जैसे एक कैंडल को जला लो और एक मेटल निडल ले लो, पॉइंटेड मेटल, और उसको अपने हेयर से रब कर लो. तो आप रब जब कर लोगे तो उस निडल पर कुछ चार्ज आ गया. इसका मतलब तो निडल का जो पॉइंटेड पोर्शन है वहां पर ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा और इसलिए उसको फ्लेम ऑफ कैंडल के करीब जैसे ही ले जाओगे आप देखोगे कि फ्लेम ऑफ कैंडल डेविएट कर रहा है, क्योंकि फ्लेम ऑफ कैंडल से बहुत सारा आयंस निकलता रहता है. तो ये जो निडल का पॉइंटेड पार्ट है जिस पर चार्ज है, इसलिए मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी वहां पर होगा और इसलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसलिए वो फ्लेम को डेविएट कर रहा है. इसको आप घर पर चेक कर सकते हो. तो आप ध्यान दीजिए, एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है. ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड 3 डायमेंशनली अगर देखें रेदर देन जस्ट एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. 3 इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी इसको कह सकते हैं क्योंकि कंडक्टर 3D में होता है तो उसको इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम में ले लेते हैं और उसकी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे. और जहां पर सरफेस एरिया कम होगा वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो. तो कर्वेचर, पॉइंटेड पोर्शन का कर्वेचर सबसे कम होता है. इस घटना को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज. इत्तेफाक से अभी कोरोना चल भी रहा है लेकिन ये कोरोना वायरस है, लेकिन यहाँ फिजिक्स में जो हम यहाँ पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं कोरोना डिस्चार्ज. कि इसका मतलब हो गया कि दो बॉडी ऑफ डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर है और दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ अगर चार्ज दे देते हैं तो एक बॉडी हायर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है, एक बॉडी लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करता है. इसी को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं. हम यूं कह सकते हैं कि एक बॉडी पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हायर होगा
और एक बॉडी पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लोअर होगा। और हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर लोअर हायर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लोअर हायर होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज एज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टिंग सरफेस के नजदीक ये होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो इस घटना को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये सब तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इस पर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, ओल्ड नेम है, और अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर इटसेल्फ इज कॉल्ड कैपेसिटर्स। और ये सब पर डिस्कस किया जा चुका है, इसको हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको हम इसका नोट्स भेज देंगे, नोट्स को आप ड्राफ्ट कर लेना। तो जैसे हम किसी प्लेट पर चार्ज क्यू देते हैं तो चार्ज क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। सो मोर इज द पोटेंशियल डिफरेंस, more charge will be added to that arrangement of conductors, to that capacitors. So Q equal to CV, where C is proportionality constant and is called capacitance, and C equal to Q upon V. और अगर V का 1 वोल्ट हो then C equal to Q, अगर वोल्टेज 1 वोल्ट हो तो C equal to Q हो जाता है। That means इसको स्पेसिफिक चार्ज भी हम कह सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, स्पेसिफिक चार्ज। अब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। इसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहेंगे। अब ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? फैराड है। फैराडे से बना है फैराड, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज सिंबल ऑफ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। एंड नाउ कैपेसिटर को सिंबॉलिकली ऐसे डिनोट किया जाता है कि 2 पैरेलल लाइंस, and this line indicates the terminal of capacitors. Capacitor are 2 terminal device, so it can be connected in series and parallel. दूसरा है capacitance is said to be 1 farad when 1 coulomb of charge raises the potential of conductor by 1 volt, तब उसको 1 coulomb 1 farad कहते हैं। यानी कि 1 coulomb of charge वो अगर उस प्लेट पर डालते हैं तो वो पोटेंशियल क्रिएट करता है 1 वोल्ट का, इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड होगा। सो 1 कूलम इज द बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। द कैपेसिटेंस विल बी यूजुअली इन द रेंज ऑफ मिली फैराडे, और इसलिए ये मिली फैराडे में होगा, माइक्रो फैराडे में होगा, नैनो फैराडे में होगा और पिको फैराडे में होगा। अब आगे देखिए कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने स्फेरिकल कैपेसिटर्स बताया, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स बताया और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बताया, लेकिन आइसोलेटेड नहीं बता पाए थे, तो इसको जरा समझ लीजिए। आइसोलेटेड कैपेसिटर, जबकि हमने बताया था कि जब भी कैपेसिटर काम करेगा तो उसमें 2 कंडक्टर का होना जरूरी है, सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मीडियम, जिसमें एक कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल एक ही कंडक्टिंग स्फीयर है और दूसरा कहाँ है? तो यहां पर हम मान लेते हैं कि दूसरा जो स्फीयर होगा इज अज्यूम्ड टू बी सिचुएटेड एट इंफिनिटी, यानी कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर था उसमें रेडियस था a एंड b, तो a की जगह पर यहां पर हमने r ले लिया और b की जगह पर हम इनफाइनाइट ले लेंगे, तो ऐसे केस में ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा। सो लेट चार्ज q be given onto the sphere which is assumed to be concentrated at the center. So potential at any point on the surface of this sphere will be given as V equal to Q by 4 by epsilon naught R. इसका मतलब potential is inversely proportional to R if charge is constant. तो जितना रेडियस बढ़ाते चले जाएंगे पोटेंशियल घटता चला जाएगा। जब पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्ट का रेडियस बढ़ाते चले जाए तो कैपेसिटेंस भी बढ़ता चला जाता है, और ये आपका आ गया। अब ये फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए।
देखिए पोटेंशियल ये है, चार्ज Q है, तो हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाय V, V का वैल्यू पुट कर दिए तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मोर इज द रेडियस ऑफ द चार्ज स्फीयर, मोर विल बी कैपेसिटेंस। और इसीलिए हमारा अर्थ जो है एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की तरह काम करता है, इस पर बहुत सारा चार्ज स्टोर किया जा सकता है। यही वजह है कि लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स से पृथ्वी में क्लाउड्स के द्वारा चार्ज जा रहा है, फिर भी ये फुल चार्ज नहीं हो रहा, और हम अर्थिंग का काम करते हैं, अर्थ को लेके चलते हैं, बिकॉज अर्थ हैज ह्यूज रेडियस, सो इट हैज ह्यूज कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इन इट। इसीलिए अर्थ पर हम अर्थिंग करते हैं तो सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है, बिकॉज अर्थ बिहेव्स एज एन आइसोलेटेड कैपेसिटर्स, spherical capacitors. Now capacitance of a spherical conductor is directly proportional to radius. ये अभी जस्ट मैंने बता ही दिया था। अब है above equation is true for conducting a sphere, hollow sphere and solid sphere, सबके लिए ये वैलिड होगा, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है कि if the sphere is in a medium, अगर वैक्यूम के बदले में कोई दूसरे मीडियम में रख दिया जाए तब उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into relative permittivity into R। सिर्फ क्या होगा कि एप्सिलॉन नॉट into एप्सिलॉन R behaves as एप्सिलॉन M या एप्सिलॉन, यानी उस मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो सब कुछ वैसे रहेगा, केवल एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देंगे बाय एप्सिलॉन से। और आप पहले ही पढ़ चुके हो कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी। सो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन R into एप्सिलॉन नॉट। आगे कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैराडे। अब सोच लो, अर्थ इतना बड़ा है, उसके बाद भी इसका कैपेसिटेंस माइक्रोफैराडे में है। इसका मतलब फैराडे बहुत बड़ा यूनिट है, बिगर यूनिट ऑफ चार्ज। अब आगे है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन टू कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ओवर इट separated by some dielectric medium or insulating medium, then this arrangement of conductors can be used to store charge. So when neutral plates B is brought near a charge plate, देखो इसमें समझो कि a plate A is positively charged और B को न्यूट्रल रखा गया। प्रिंसिपल पर जरा ध्यान दीजिए कि when a charge plate is brought near a neutral plate, इससे पहले जब तक इसको नहीं लाए थे तब तक किसी खास डिस्टेंस पर इसका पोटेंशियल भी रहेगा, लेकिन जब इसको लाते हैं तब क्या असर पड़ता है जरा ये देखिए। तो ऐसा करने से जब दूसरा न्यूट्रल प्लेट इसके नजदीक लाते हैं तो चार्जेस आर गेट इंड्यूस्ड ऑन प्लेट बी सच दैट द साइड नियर टू ए इज नेगेटिवली चार्ज एंड द साइड other side of the plate becomes positive charge। कैसे, ये ध्यान दीजिए। जैसे ये चूंकि ये मेटल का प्लेट है, ये साइड इलेक्ट्रॉन जो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर शिफ्ट कर जाएगा, गेट ड्रिफ्टेड, इसलिए इस साइड में नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ ये इस साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा होने से क्या होगा, अब क्या करते हैं, पॉजिटिव को जैसे ही हम ग्राउंड कर देंगे, ग्राउंड करते ही पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, सिर्फ इस पर नेगेटिव रह जाएगा। अभी नहीं ग्राउंड किए थे तो इसका पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ, इसका पोटेंशियल जीरो है क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल अमाउंट में है, तो नेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लेट इज जीरो। लेकिन एक को हम जैसे ही ग्राउंड कर देते हैं पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव ग्राउंड में चला जाएगा, तो केवल इस प्लेट पर नेगेटिव रह जाएगा। तब हम अगर देखें कि इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना रहेगा, तो वैसी स्थिति में देखेंगे कि पहले वाले सिचुएशन से कम पोटेंशियल इन दोनों के बीच में रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और चूंकि पोटेंशियल कम हो गया, इट मींस मोर चार्ज कैन बी एडेड ओवर दिस प्लेट। ऐसे क्या था कि जैसे ही हमने इस पर चार्ज क्यू दिया, ये देखिए, तो अब इस पर एडिशनल चार्ज जैसे ही देंगे तो ऑलरेडी चार्ज ऑन दिस प्लेट विल रिपेल द एडिशनल चार्ज। So we need extra amount of work to be done in order to add extra charge or more charge। लेकिन जैसे ये प्लेट ले आए
तब क्या हो गया कि ड्यू टू इंडक्शन पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स गेट डिक्रीज्ड, और भी पोटेंशियल को डिक्रीज कराने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड कर दिए। ग्राउंड करने से क्या हो गया, पॉजिटिव ग्राउंड में चला गया, तो नाउ दिस प्लेट विल हैव नेगेटिव पोटेंशियल एंड दिस प्लेट विल हैव पॉजिटिव पोटेंशियल, सो नेट सम ऑफ पोटेंशियल इन बिटवीन द प्लेट विल बी लेस और जीरो इवन यू कैन से, तो जीरो हो गया, इट मींस मोर चार्ज कैन बी एडेड ओवर दिस प्लेट। इससे क्लियर हो गया कि लेस इज द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, मोर चार्ज कैन बी एडेड। इससे स्पष्ट हो गया कि जब तक हम दूसरा न्यूट्रल प्लेट और कंडक्टिंग प्लेट नहीं लाते हैं तब तक इन दोनों के बीच की पोटेंशियल कम नहीं किया जा सकता है और इसीलिए उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए कम से कम दो प्लेट का होना जरूरी है in order to have a minimum possible potential difference between the two plates so that more charge can be added over it. All right. Now, तो अब ये ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया गया है, जरा एक बार फिर से समझ लीजिए। So the potential of the system of A and B in step 1 and 2 remains the same because the potential due to positive and negative charge on B cancel each other. देखिए स्टेप 1 में क्या था, A पर चार्ज क्यू दिया तब जो पोटेंशियल है, और स्टेप 2 में क्या है, एक न्यूट्रल प्लेट लाया हमने तब जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा, जो ये डॉटेड लाइन यहाँ देख रहे हो, तब जो वहां पोटेंशियल होगा, अब वो दोनों ही परिस्थिति में सेम रहेगा, क्योंकि इसकी इस प्लेट का होने या नहीं होने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए नेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस प्लेट इज जीरो, इसलिए इसके पोटेंशियल पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही ग्राउंड करते हैं तब असर पड़ने लगता है। नाउ द नेट पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस ड्यू टू द सम ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि व्हेन द फार्दर साइड ऑफ बी इज अर्थेड, बी का फार्दर साइड ये हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट, when farther side of B is earthed, earthing कर दिया जाता है, the positive charge on B get neutralized and move into the ground and B is left only with negative charge. So potential of the now potential of the plate, the face of the plate B is negative